मोकामा में धूमधाम से मनाई गई गांधी जयंती। बीजेपी नेता के नेतृत्व में गांव में सफाई अभियान, कूड़े का भी किया गया निस्तारण। दुमका में गांधी जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। 14 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम, लोगों को दी जाएगी कानूनी जानकारी। भागलपुर में मतगणना केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़, परिणाम को लेकर दिखा जोश। पुलिस प्रशासन की भीड़ कंट्रोल करने में छूटे पसीने। सहरसा में मुख्य उम्मीदवार के बेटे की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश के चलते की गई हत्या, क्षेत्र में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। गांधी जयंती के अवसर पर मोकामा प्रखंड के गांव में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। बीजेपी नेता दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क की सफाई की और कचरे का निस्तारण भी किया गया। हर तरफ गांधी जयंती की धूम देखी गई। सड़कों की सफाई के साथ साथ गांव को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया गया। तो आज 2 अक्टूबर को धूमधाम से गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांव में इस मौके पर सफाई अभियान चलाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर लोग झाड़ू लगा रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में ये सफाई अभियान चलाया गया है। इसके अलावा कचरे का भी निस्तारण किया गया है। सड़कों की सफाई के साथ गांव को कचरा मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया गया है। तो वही जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रामीणों ने इस सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जयंती के अवसर पर डालसा द्वारा प्रभात फेरी और जागरूकता रैली निकाली गई। डालसा के अध्यक्ष है पीडीजे पीयूष कुमार ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रभात फेरी के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए हरी झंडी दिखाई। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक ही चलेगा, जिसमें लोगों को कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो गांधी जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई है 14 नवंबर तक। ये पूरा कार्यक्रम ऐसे चलने वाला है। लोगों को इस प्रभात फेरी के जरिए कानूनी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रखंड के 14 पंचायतों के 6 पदों के लिए हो रही मतगणना के परिणाम को लेकर समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मतगणना स्थल के बाहर लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। मतगणना स्थल के बाहर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट रहे थे। तो वही अपने प्रत्याशियों की हार के बाद मायूस समर्थक वापस घर लौटते दिखे। स्थानीय वोटरों ने पुराने लोगों को एक बार फिर से नकार दिया और नए लोगों को चुनकर अवसर देकर काम करने का मौका दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतगणना केंद्र पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटा हुई उत्साह के साथ केंद्र की तरफ कदम बढ़ाए गए। प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की गई। स्थानीय वोटरों ने पुराने लोगों को एक बार फिर से नकार दिया और नए लोगों को चुनकर अवसर देकर काम करने का मौका दिया है। तो भागलपुर की तस्वीरें, जहां पर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों का तांता लग गया। प्रखंड के 14 पंचायतों के 6 पदों के लिए हो रही मतगणना के परिणाम को लेकर समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा था। मतगणना स्थल के बाहर लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे। तो वही इस भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। तो वही अपने प्रत्याशियों की हार के बावजूद मायूस समर्थक उसके बाद घर लौट गए। स्थानीय वोटरों ने पुराने लोगों को एक बार फिर से नकार दिया और नए लोगों को चुनकर अवसर देकर काम करने का मौका दिया है।
शुक्रवार देर शाम बिहार के सहरसा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां मुखिया पद उम्मीदवार के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं सदर अस्पताल से बेटे के मौत की खबर सुनते ही मुखिया पद प्रत्याशी मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है। यहां जनार्दन यादव के बेटे उदय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। बता दें कि जनार्दन यादव की पत्नी मुखिया पद उम्मीदवार है। यहां 20 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मुखिया उम्मीदवार की बेटे की हत्या कर दी गई। गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश की वजह से मुखिया उम्मीदवार के बेटे को गोली मारी गई है। तो सहरसा जिले की खबर, जहां पर मुखिया पद उम्मीदवार के बेटे की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सदर अस्पताल से बेटे की मौत की खबर सुनते ही मुखिया पद प्रत्याशी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां जनार्दन यादव के बेटे उदय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस घटना का कारण पुरानी चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जनार्दन यादव की पत्नी मुखिया पद उम्मीदवार है और यहां पर 20 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरा भाई जो है ददन महतो है, उसका भतीजा हरिओम उसका दोस्त है। वही उसको आज जिसको जीता तो वो लेके गया अपने घर पे लेके गया। वहाँ पे पुराना कोई दुश्मनी था प्रभाकर से, ददन से, हरिओम से और अज्ञात था। उसका ये पता नहीं चला। ये सब मिल के जो है उसको गोली मार के रोड पे छोड़ दिया। उसका आधा घंटा के बाद हम लोग को खबर हुआ तो गए, तब तक मेरा भाई मर गया। आखिर गोली क्यों मारा गया है? इनको गोली मारा गया है षड्यंत्र के तहत मारा गया है। पुराना रंजिश था। डेड बॉडी अभी यहाँ आया हुआ है और एसडीपीओ सदर वहाँ जहाँ घटना स्थल है वहाँ कैंप कर रहे हैं और जो कुछ नाम आ रहे हैं तो उसको अभी तक सर आपको क्या सूचना मिली है बताइए? 9 बजे कांड हुआ तो जो है यही सूचना मिली लेकिन पुलिस नहीं आया है। अभी तक जो सूचना मिली है वो बताइए सर। अभी तो यही सूचना हम लोगों को मालूम हुई क्योंकि एक व्यक्ति को जो है मुरली बसंत में गोली मार दिया गया है। पिछले 24 सितंबर को मोतिहारी के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी सुपारी किलर है। विपिन हत्याकांड में बड़ी रकम देकर इस घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की वजह जमीनी विवाद है। अपराधियों के पास से बाइक, मोबाइल फोन, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। तो आरटीआई कार्यकर्ता का हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी सुपारी किलर बताए जा रहे हैं। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो 24 सितंबर को मोतिहारी के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी सुपारी किलर है। विपिन हत्याकांड में बड़ी रकम देकर घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की वजह जमीनी विवाद है। अपराधियों के पास से बाइक, मोबाइल, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 24 सितंबर को हरसिद्धि ब्लॉक के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और उसके द्वारा अभी तक इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 3 गोली भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य 3 अपराधकर्मी भी शामिल थे उस समय घटनास्थल पर और हम लोगों के द्वारा जो अभी तक पूछताछ किया है उससे पता चला है कि इसमें जो हत्या का कारण अभी तक सामने आ रहा है। अररिया के फारबिसगंज में नशेबाजों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चावल व्यवसायी से रंगदारी मांगने और रंगदारी ना देने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चावल व्यवसायी कन्हैया ने थाने में नामजद आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में चावल व्यवसायी ने बताया कि उनका गणेश चावल के नाम से प्रतिष्ठान है। वे गोदाम से वाहन में चावल लोड करवा रहे थे। इसी बीच 5-7 अज्ञात नशेबाज रंगदारी मांगने लगे और विरोध करने पर
हाथापाई करने लगे और उसके गले में मौजूद सोने की चेन और नकद लेकर वहां से फरार हो गए। तो चावल व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और रंगदारी ना देने पर उसके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, जिसके बाद व्यवसायी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रंगदारी ना देने पर 5-7 अज्ञात नशेबाज उसके साथ हाथापाई करने लगे और उसके गले में मौजूद सोने की चेन और नकद लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। आज हम दोपहर के 3 बजे सौराब नाम का एक आदमी आया, दारू पी के बोलता है पैसा दीजिए ना तो मारेंगे, ये करके लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमसे उठा पटक किया। मेरा कपड़ा वपड़ा फोड़ दिया, बहुत जगह हमको देखे खून का चोट का भी निशान आया पूरा से। दुमका में शुक्रवार को हिजला मेला स्थल को लेकर अधिकारियों ग्रामीणों के बीच एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से हिजला मेला के आयोजन स्थल के विकास से संबंधित चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य मकसद हिजला मेला परिसर में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देना और उस पर स्थानीय लोगों की राय लेना था। तो हिजला मेला स्थल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच हुई, जिसमें आयोजन स्थल के विकास कार्यों पर मंथन किया गया है। तो दुमका की खबर, जहां पर शुक्रवार को हिजला मेला स्थल को लेकर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से हिजला मेला के आयोजन स्थल के विकास से संबंधित चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य मकसद हिजला मेला परिसर में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देना और उस पर स्थानीय लोगों की राय लेना था। हिजला में आप अवगत हैं कि सैकड़ों साल से यहाँ मेला का आयोजन होता है और ये सांस्कृतिक धरोहर है दुमका के लिए। राज्य सरकार ने कल्याण विभाग की निधि से उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक क्षेत्र में और अधिक जो काम हो सके इसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपया, 6 करोड़ 93 लाख रुपया दिया है, जिसमें वहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाना है, जन सुविधाएं बढ़ानी है और अन्य तरह की भी व्यवस्था वहाँ किया जाना है। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी कुदरत का कहर टूट रहा है। इस टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव कायम रहने से समय पर रबी फसल की बुआई नहीं हो पाई है। पिछले 3 सालों से किसानों को समय पर फसल बुआई नहीं होने का दंश झेलना पड़ रहा है। लिहाजा इस साल भी मोकामा टाल क्षेत्र में अक्टूबर में रबी फसल की बुआई की संभावना कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो मोकामा टाल में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। खेतों में जल जमाव की वजह से रबी की खेती पर संकट आ चुका है, जिसकी वजह से वहां पर किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से किसानों को समय पर फसल बुआई ना होने का दंश झेलना पड़ रहा है और इस साल भी मोकामा टाल क्षेत्र में अक्टूबर में रबी फसल की बुआई की संभावना कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। अभी जो टाल की स्थिति हमारी है वो एकदम जलामग्न है और इससे किसान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग का बुआई का समय आ चुका है। अक्टूबर माह के लास्ट वीक से बुआई शुरू हो जाती है, जबकि अभी तक पूरा उसमें पानी भरा हुआ है। पिछले 2 साल से उसमें पानी भरने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर विजयपुर स्थित सशस्त्र सीमा बल के कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि दान किए गए खून को जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष करने वाले घायल और बीमार व्यक्तियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी को समय पर आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने रक्तदान करने वाले 31 जवानों से मुलाकात भी की और फल देकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 31 जवानों ने रक्तदान किया है। इसके अलावा लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की गई है। विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पे हमारे 35वीं वाहिनी के जो इच्छुक हैं, जिन्होंने यानी कि इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने का स्वेच्छा जाहिर किया था, उन्हीं के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है।
जिसमें दुमका के जो हमारे मेडिकल टीम है उनका बड़ा भारी योगदान है। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य यह है कि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्त को कहीं भी निर्मित नहीं किया जा सकता, ना किसी आर्टिफिशियल ढंग से आज भी बनाने की हमारे पास विधि नहीं है। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी कैजुअलिटी हो जाए, कहीं किसी को चोट लग जाए या किसी प्रकार का कुछ दुर्घटना हो जाए, तो उसमें हम लोग ब्लड दे करके सहयोग कर सकें, यही इसका उद्देश्य है। टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में सभी संकायों के डीन और पीजी विभागों के विभाग अध्यक्षकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रभारी कुलपति ने सबसे पहले सभी संकायों के डीन और पीजी हेड से परिचय लिया। प्रभारी कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की मूलभूत समस्याओं का हल किया जाएगा। सबके सहयोग और टीम भावना से विश्वविद्यालय का विकास होगा। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कहा कि हम बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे बेहतर सुधार कर सके, इस पर हमें ध्यान देना है। उन्होंने आगे कहा कि पठन पाठन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी तलाशने होंगे। तो टीएमबीयू में बैठक का आयोजन किया गया है। संकायों के डीन और पीजी विभाग के विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर ने कहा कि हमें रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। हम बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे बेहतर सुधार ला सके, इस पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा कोई विशेष पर्पज़ नहीं है। एक तो मूल रूप से ये था कि आप लोगों से, चूँकि हम यहाँ नए आए हैं, मुलाकात हो जाए, और दूसरा इस विश्वविद्यालय के बारे में प्रगति के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से सत्र नियमित करने के लिए परीक्षा परिणाम और परीक्षा समय से हो जाए, क्योंकि इधर कोविड-19 में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। पटना के बालवाड़ी केंद्रों में आज एक नए केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर ये बालवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। कई बच्चों ने अपनी कलाकृतियां दिखाई। महात्मा गांधी की वेशभूषा बनाकर काफी उत्साह के साथ बालवाड़ी केंद्रों में लोगों ने गांधी जयंती मनाई। भाई बालवाड़ी केंद्र पर उमेश शर्मा ने बताया कि बिहार के कई ऐसे जिलों में हम लगातार बालवाड़ी केंद्र खोल चुके हैं। आज पटना फटुआ से सटे छोटी रानी वार्ड नंबर 16 बालवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो बालवाड़ी केंद्रों में आज एक नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर बच्चों ने अपनी कलाकृतियां दिखाई है। उस पर हर केंद्र पे बहुत सारे दलित बस्ती में बच्चा लोगों को गांधी जी के बारे में नहीं जानकारी होती है कि मेरा वो राष्ट्रपिता है और हमारे को देश जो गुलामी से जो हमको आज़ादी कराया, हमारा देश को जो हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी का स्वरूप बना करके और लोगों को जागरूक किए। बच्चों लोगों के बीच में बच्चों को बताया गया कि हमारा ये गांधी जी थे और हमारा देश के राष्ट्रपिता हैं। और बालवाड़ी केंद्र में जिस तरह से उनको शिक्षा मिल रहा और शिक्षा के द्वारा हर तरह का जो हमारे राष्ट्रीय तरह का जो कार्यक्रम रहता है उसके माध्यम से उसको भी जानकारी करने का देते हैं। और जहाँ भी हमारा केंद्र खोल रहे हैं हर तरह के बच्चों को हर तरह का उनको एक सीख हम लोग देते हैं कि हमारे देश में कौन क्या थे, कौन कौन क्या किया हमारे समाज में, तो उसको हम मोकामा के बहरहपुर पंचायत में बाढ़ राहत राशि वितरण पर जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया है। पंचायत की मुखिया उमा देवी का आज बाढ़ पीड़ितों ने घेराव किया और राहत राशि की मांग की है। आरोप है कि इस पंचायत में मुखिया की प्रभावित सूची को नजरअंदाज कर दलालों की सूची पर राहत राशि का वितरण कर दिया गया। मुखिया उमा देवी का कहना है कि बाढ़ से अप्रभावित लोगों के बीच राहत राशि दी गई है। ऐसे में सूची पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मोटी रकम लेकर बाढ़ राहत राशि दी गई है। साथ ही एक ही परिवार के कई सदस्यों को भी उपकृत किया गया है। मुखिया ने डीएम से राहत राशि वितरण की जांच की मांग की है। तो पंचायत की मुखिया उमा देवी का घेराव किया गया है। बाढ़ पीड़ितों ने राहत राशि की मांग की है। मुखिया ने डीएम से राहत राशि की जांच की मांग की है। तो मोकामा की खबर, जहां पर बहरहपुर पंचायत में बाढ़ राहत राशि वितरण पर जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया है।
पंचायत की मुखिया उमा देवी का आज बाढ़ पीड़ितों ने घेराव भी किया। राहत राशि की पुरजोर मांग की गई है। आरोप है कि इस पंचायत में मुखिया की प्रवाहित सूची को नजरअंदाज कर दलालों की सूची पर राहत राशि दी गई है। मुखिया उमा देवी का ये कहना है कि बाढ़ से अप्रभावित लोगों के बीच राहत राशि दी गई है और ऐसे में सूची पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप ये है कि मोटी रकम लेकर बाढ़ राहत राशि का वितरण किया गया है। साथ ही एक ही परिवार के कई सदस्यों को भी चुना गया है। मुखिया ने डीएम से राहत राशि वितरण की जांच की मांग की है। दीदी भैया सब लोगों को प्रणाम करते हूँ। मैं बरापुर पंचायत के मुखिया हूँ। बरापुर पंचायत में मतलब बाहर पैसा सब हुआ, मेरे को यहाँ सब जनता सब लोग घेरे हुए हैं, यहाँ पैसा नहीं मिले हैं और सब सीओ साहब क्या किया नहीं किया इसको मतलब हमको जानकारी नहीं दिए। तो हम फिर जनता लोग सब घेरे हुए हैं तो हम तो फिर बोलेंगे ना भाई, जब हमको नहीं जानकारी है नहीं कुछ सूचना दिए तो हम बोलेंगे। नालंदा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। इसके साथ बेजुबान जानवरों पर भी खास असर देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोग अपने जरूरी सामान के साथ मवेशी को लेकर ऊपरी इलाकों में शरण लेने को मजबूर है। आपको बता दें कि चक्रवात तूफान गुलाब का असर नालंदा जिले के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जिससे कई एकड़ में किसानों की फसलें भी खराब हो चुकी है। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए जो पहले तैयारियों का दावा जिला प्रशासन या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था, वो बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ की आम जनता भुगत रही है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के किसानों का अगर ये हाल है तो दूसरे जिलों के किसानों का क्या हाल होगा, ये अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चक्रवात तूफान गुलाब का असर देखने को मिला है। बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हो चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है, किसानों की फसलें भी बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो चुकी है। प्रशासन की बेरुखी से ग्रामीण नाराज हो चुके हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नदी बार बार आ रही है, इस वर्ष 4 बार आ चुकी है। हम लोग पूंजी लगाते हैं कर्जा लेकर के और हर बार फसल पैदा होने के पहले ही 95 नदी लेके चली जाती है। इस तरह से हम लोग कर्जा के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। हमें न सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल रही है, न हमें प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रही है कि यह 95 नदी हम लोगों को खेतों में प्रवेश न करे। ऐसा है कि इस 2021 में ये 5वां बार बढ़ा चुका है, जो हर रविदास के घर में पानी घुस जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि सूतना बैठना हराम हो जाता है। 5वां बार हो जो कि ना प्रशासन आते हैं, न कोई प्रतिनिधि आते हैं, न कोई नेता आते हैं, न कोई समाज सेवी आते हैं। यह स्थिति हम लोग की बनी रहती है कि रात में क्या होगा, मकान भी गिर सकता है, छप के मर सकता है, डूब के मर सकता है, लेकिन किसी को इस तरह से पुरसहाल देखने वाला कोई नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।